हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भौतिकी यानी फिजिक्स जिसको कहते हैं। उनका पहला चैप्टर हमारा है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है? लौटना। यानी जब प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है और लौटती है, लौटने के बाद क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती, क्या क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे और इसे पूरी समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारी परीक्षा में, एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इन सारे बातों को पढ़ेंगे। ये हमारा जो थंबनेल देख रहे हैं, ये पार्ट 2 गलती से लिखा गया है, पार्ट 1 हमें था, ये हमारा पार्ट 1 है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने पाठ्य पुस्तक की तरफ। इससे पहले थोड़ा सा एक चलते हैं हम लोग। कहते हैं मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किलें नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। अगर आप कोशिश करेंगे तो कुछ दुनिया में मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमारे पड़ोसी 4 से 71 नंबर लेकर के परीक्षा में आ गया भाई, बिहार बोर्ड परीक्षा में ना, तो हम क्यों नहीं लाएंगे? अभी आप भी ला सकते हैं मेरे भाई। बस थोड़ा सा कोशिश तो करिए, हिम्मत तो रखिए। और कोशिश करने का मतलब क्या है कि ध्यान से हमारी वीडियो को सुनिए और पढ़िए। जो हमारा SW है वो कीजिए, अपने आप निकल जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं हम लोग कहाँ? अपने पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले हमें क्या है? प्रकाश का परावर्तन। यानी सबसे पहले समझिए कि प्रकाश है क्या, प्रकाश किसको कहेंगे। तो प्रकाश हुआ है जो हमें देखने की अनुभूति देखती है, देखने की अनुभूति देती है, माने जिसकी सहायता से हम देखते हैं। अब कहिएगा कि सर प्रकाश से कहीं हम देखते हैं? हम तो आंख से देखते हैं। अब गौर करके देखिए, ठीक है, आपकी बात को मानते हैं कि आप आंख से देखते हैं, आंख नहीं रहेगा तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। मान लीजिए हमारी दोनों आंखें फूट जाए तो हम कैसे देखेंगे? खूब 75 को बल्ब जला दीजिए, देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। देखेंगे तो हम आंख से। लेकिन एक बात तो ये भी सही है कि अभी दिन में जिस खिड़की से हम बाहर देखते हैं, अपने मित्रों को हम देखते हैं, अपने घर परिवार के सदस्य को दिन में हम देख लेते हैं बैठा हुआ, और रात में वही दिखाई पड़ती है? नहीं दिखाई पड़ती है। क्यों? जब प्रकाश नहीं होता है तब। क्या है कि नहीं? अब देखिए हमारी रोशनी है, रात में जब सोती है ना तो पूरा पश्चिम करके पांव करके सोती है, लेकिन रात में इसको उलटने की आदत है, रात में हो जाती है उत्तर दक्षिण हो जाती है। ठीक है, एक दिन बिजली गुम था, बिजली गुम था, रात में बिजली नहीं थी, घर अंधेरा बिल्कुल हो गया। अभी रात में उठी, गेट था पश्चिम की ओर, आई जा करके उत्तर में ना करके दीवार को छू रही, मम्मी मम्मी क्या हुआ रे? अरे गेटे नहीं है, गेटवे को ना लेकर भाग गया। तब इसकी मम्मी मोबाइल जलाती है, लाइट, अरे बत्ती उधर गेट थोड़ी, इधर ना गेट है, जा देखिए। अगर भाई मेरे बताइए, अगर दिखाई पड़ती है आंखों से, तो क्या रात में आंख नहीं था आपके पास? आंख तो था, क्या नहीं थी? प्रकाश नहीं था, इसलिए आप देख नहीं पाए। यानी प्रकाश हुआ है जो हमें देखने की अनुभूति होती है। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, तो प्रकाश समझ गए क्या है। अब देखिए प्रकाश के गुण, देखिए हर चीज का अपना अपना गुण होता है। जैसे हमारा कुछ और गुण है, किसी और व्यक्ति का कुछ और गुण है, नहीं। हाँ, बस देखिए अपनी अपनी नजरिया होती है। हमारा क्या गुण है? अगर हमारे प्रेमी लोग होंगे, हितैषी लोग होंगे, तो हम में अच्छा अच्छा गुण सोचेगा कि राकेश सर जी ऐसे हैं, बहुत दयालु आदमी हैं ना। और जो हमारा दुश्मनमा होगा वो कहेगा वो खरुसवा है, बड़ा ठगा रहा है, नहीं कहेगा जी। यानी सबका अपना अपना गुण है। तब प्रकाश का क्या क्या गुण है समझिएगा। प्रकाश का पहला है कि वह सरल रेखा में चलती है। प्रकाश का पहला गुण क्या है भाई मेरे? कि वह सरल रेखा में चलती है। याद रखेंगे, प्रकाश का पहला गुण सरल रेखा में चलती है, यानी सीधी रेखा में। कहेगा सर हम समझे नहीं समझे तो चलिए ना समझा देते हैं फिर से। देखिए प्रकाश जो है ना, जब किसी स्रोत से निकलती है प्रकाश, जैसे मान लीजिए यहाँ मोमबत्ती है ये, और यहाँ से कोई मोमबत्ती जल रही है, इससे जो रोशनी निकलेगी वह सीधे निकलेगी, प्रकाश टेढ़ी नहीं जाती है। जैसे टॉर्च जलती है ना, और टॉर्च जलती है तो उससे जो रोशनी निकलती है उसको टेढ़ा चलते हुए देखे हैं कभी क्या? नहीं, वो हमेशा सीधी चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, ये पहला गुण। ठीक है, दूसरा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। वो एक प्रकार का क्या है? याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी एक प्रकार का उसमें ना ऊर्जा है। प्रकाश में क्या है? ऊर्जा है। देखिए अंधेरा कर दीजिए ना तो आपको नींद आने लगती है ना। आप पूरा देखेंगे शादी विवाह में पूरा जनरेटर उधर जल रहा है, पूरा बॉल उल, नींद आता है जल्दी?
बिछौना पर सुतलो सुतलो ताकते रहते हैं कि बाराती आल है, दौड़ के जाए। अरे भैया देख लीजिए, कहने का मतलब ये है कि आप ना वो एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का क्या है, जैसे ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है, ध्वनि में भी काम करने की क्षमता होती है। क्या डीजे बजता है तो अपने मन करेगा तनी नाचे के, हाँ 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 हाँ, सही बात है, बता रहे हैं। उसी तरह से प्रकाश रोशनी रहता है तभी वो नाचने का मन करता है। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकाश एक प्रकार का है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी एक प्रकार का ऊर्जा है, उसमें भी काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, प्रकाश में। चलिए आगे हैं, प्रकाश निर्वात में चाल सबसे याद रखिएगा, प्रकाश की चाल हर माध्यम में अलग अलग होती है, लेकिन निर्वात में कितनी चाल होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। याद रखेंगे कितना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कभी कभी आपसे परीक्षा में ना घुमाने के लिए उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है, याद रखिएगा। जैसे पूछ देगा 3 गुने 10 के पावर 5, यही ठीक है, वही चीज है। इसको हमने ऐसे लिख दिया 10 के पावर 10, 5 को जीरो है ना, तो ऐसे लिख दिया किलोमीटर प्रति सेकंड। कहीं कहीं लिख देगा 3 पर 10 के पावर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 गुने 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकंड। देखिए देखिए, आपको उझराने के लिए यहां कर दिया मीटर, यहां कर दिया किलोमीटर, तो यहां घंटा कर दिया, नहीं कर दिया, तो आप याद रखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा ऐसा, या ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। ठीक है, तो याद रखेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 3 लाख। ठीक है, अब कोई दिक्कत, तो निर्वात में इसकी चाल अलग होती है। देखिए कांच में अलग चाल होती है, मतलब खाली जगह होगी ना हवा, उसमें उसकी चाल ज्यादा होती है, और ठोस में इसकी चाल सबसे कम होती है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम अपवर्तनांक की क्रिया करेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए जिसमें चाल ज्यादा होगी अपवर्तनांक उसका बिल्कुल कम होगा, अपवर्तनांक उसका क्या होगा, कम। तो हमें अभी अपवर्तनांक पढ़ना नहीं है, केवल चाल पढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं, प्रकाश के मार्ग अपारदर्शी वस्तु रखने पर छाया बनती है। अगर रोशनी में कोई रोशनी हो और रोशनी के रास्ते में अगर कोई प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखिए जिससे प्रकाश आर पार नहीं करती है, तो उसकी छाया बनती है। जैसे उधर से लाइट आ रही है, अब हम सामने खड़े हैं तो हम अपारदर्शी हैं, प्रकाश हमको पार नहीं पड़ेगी, तो वहां पर पीछे हमारी काली काली आकृति दिखाई पड़ेगी, जिसको छाया या परछाया कहते हैं। जैसे दीवार पर आप बनते हुए देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो ये क्या हमारी है, छाया। तो प्रकाश के गुण समझ गए। पहली बात, प्रकाश क्या है, तब प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है जो हमें देखने की अनुभूति देती है। प्रकाश के क्या क्या गुण हैं समझ गए, आशा करते हैं इतना समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं प्रकाश के स्रोत। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, तो देखिए प्रकाश का स्रोत का मतलब हुआ कि प्रकाश कहां से निकलती है, प्रकाश आपको कहां से मिलती है। तब प्रकाश के स्रोत यानी जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है। अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश का स्रोत, तो लिखिएगा प्रकाश जहां से निकलती है। तो आपको कहां से मिलता है प्रकाश, तो हमें 2 जगह से मिलती है। क्लियर, एक प्राकृतिक वस्तुएं, एक कृत्रिम वस्तुएं हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक स्रोत वह है जो प्रकृति देती है, जैसे सूरज, सूरज को अपनी रोशनी है। देखिए चांद और पृथ्वी को अपनी रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी से प्रकाशित होती है, इसमें कोई डाउट। लेकिन सूरज को अपनी रोशनी है तो वो प्राकृतिक स्रोत है, उसको हम नहीं देते हैं, प्रकृति से मिलती है। क्लियर। चलिए दूसरा, जुगनू देखे ना, जुगनू नहीं देखे हैं, बरसात के दिनों में, बरसात के दिनों में एगो पिल्लू देखिएगा, अब भुकुर 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 बढ़ते रहता है, भुकुर भुकुर बढ़ते रहता है ना। अब देखिए वह क्या ऐसा कि रोशनी की मम्मी ना एक अंधेरे में कहीं जा रही थी, ठीक है, और पेड़ पर ना 2-3 गो जुगनू एक जगह बैठा हुआ भुकुर 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 बढ़ रहा था। ये दौड़ी दौड़ी आई आई इसके पापा को बोलती है, सुनते हैं जी, सुनते हैं, वाह वो अमरूद वाला पेड़ पर कौन ना छौड़ा बैठल है, हमरा ना लाइट बार बार के हमको देख रहा था। इसके पापा कह रहे कौन है रे बेहुदा, पहने जाते हैं देखने के लिए, गए और टॉर्च बारे तक कोई नहीं था। इसकी मम्मी कहते हैं ना देखते हैं वो बार रहा है, सो ना देखते हैं, वाह 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 वाह। इसके पापा कहते हैं अरे बताइए तू हूँ बकलो लिए हो गई, जुगनू है, जुगनू यानी पिल्लू, उसमें देखिएगा ना उसको निकाल के हम लोग बच्चा में उसको पकड़ते थे। अब आप वीडियो देख रहे हैं, आपके यहाँ क्या बोलता है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसका नाम है जुगनू। क्या नाम है उसको, जुगनू। ये छोटा छोटा कीड़ा होता है, उसके जड़ में ना, पिंदी में ना, पुछरी में बॉल बढ़ते रहता है, भुकुर 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 भुकुर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना।
आप बताइएगा आपके यहाँ क्या कहता है, वो कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। तो वो क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, प्रकृति से मिलती है रोशनी, नहीं मिलती है। तो सूरज हो गया, तारे हो गए और जुगनू हो गया, ये प्राकृतिक स्रोत है जहां से प्रकाश निकलती है। लेकिन मानव निर्मित क्या है भाई, मानव जिसको बनाती है, जैसे दिया सलाई किसने बनाया, ये जो बल्ब जो बल्ब बढ़ते हुए देख रहे हैं 21 का बल्ब, ये कौन बनाया, मानव बनाया। अच्छा, बल्ब का खोज किसने किया था, याद है आप लोगों को, एडिसन। किसने किया था, एडिसन, याद रखेंगे। विद्युत का खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। विद्युत करंट जो है उसका खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। लेकिन बल्ब का खोज किसने किया था, एडिसन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, तो बल्ब ये मानव निर्मित है ना, दिया सलाई मानव निर्मित है, जैसे मोमबत्ती मानव निर्मित है ना। तो आप समझ गए कि मानव निर्मित जिससे मानव बनाई लेकिन हमको प्रकाश मिलती है, और प्राकृतिक निर्मित जिसे प्रकृति बनाती है। तो कोई डाउट, आगे चले क्या, चलते हैं आगे। अब देखिए, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा समझ गए। अब प्रतिदीप्त और अप्रतिदीप्त क्या है। प्रतिदीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, प्रतिदीप्त का मतलब जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, जलती है, उसको कहते हैं प्रतिदीप्त। आज जो जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगी उसे कहेंगे हम लोग अप्रतिदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है अप्रतिदीप्त। अब देखिए यहीं पर आप सामने देखिए, ये बल्ब में आपने विद्युत दिया तो बल्ब प्रकाश दे रही है ना, तो वो होगा प्रतिदीप्त। बल्ब प्रकाश दे रही है तो क्या है, मोमबत्ती को जलाइए जलेगी, वो प्रकाश दे रही है, प्रतिदीप्त है। लेकिन जिससे प्रकाश, ये टेबल है, कुर्सियां हैं, इससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती, इसको कहते हैं हम लोग अप्रतिदीप्त। कोई दिक्कत, तब प्रतिदीप्त समझ गए, अप्रतिदीप्त समझ गए, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रतिदीप्त, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे कहेंगे हम लोग अप्रतिदीप्त। कोई दिक्कत। लेकिन मेरे भाई, प्रकाश जब निकलती है ना, तो प्रकाश का काम है वो निकलने के बाद वो फैलती है, छितराती है, फैलती है, और फैलने और छितराने को ही कहते हैं हम लोग परकिरणन। क्या कहते हैं हम लोग, परकिरणन। आपने पीछे क्लास में पढ़ा होगा, पीछे की क्लासों में पढ़ा होगा परकिरणन। कहेगा सर हमने पढ़े थे, नहीं पढ़े तो जरूर होंगे लेकिन ध्यान नहीं होगा, और नहीं होगा तो चलिए फिर बता देते हैं। कभी देखे हैं कि आपके दरवाजे पर एक पेड़ है महुआ का, दरवाजे पर क्या है, पेड़ महुआ का। एक मान लीजिए ये क्या कहते हैं, शीशम का पेड़ है, लेकिन उसके पेड़ के पीछे ना, पेड़ के नीचे देखते हैं एगो अमरूद गिरा हुआ था। कौन लाया था अमरूद, जानते हैं, पक्षी। पक्षी वह गई और पड़ोसिया वाला अमरूद पर बैठ गई, और वहां देखी पक्कल पक्कल अमरूद था, वो चोंच में पकड़ी, ले ले चली आई कहाँ, आपके यहाँ। आधा खाई, आधा जो है आपके लिए गिरा दी नीचे, नहीं गिरा दी। यानी कहने का अर्थ है वहां से अमरूद उड़ के यहां आ गया ना, तो ये क्या है, परकिरणन। ये क्या हमारा, परकिरणन, यानी फैलना छितराना। फैलना या छितराना को क्या कहेंगे हम लोग, परकिरणन। अगर आपसे कोई पूछे परकिरणन किसे कहते हैं, तो लिखिएगा प्रकाश जब किसी स्रोत से निकलती है तो वह क्रमशः क्या होती है, फैलती है। इस घटना को कहते हैं हम लोग परकिरणन। ठीक है, फैलने या छितराने की घटना को क्या बोलेंगे हम लोग, परकिरणन। ठीक है। अब देखिए, छितराने से हमको ये समझ में आया कि प्रकाश इसका मतलब फैलती है ना, सिकुड़ती है, इसका मतलब नहीं क्या। चलिए ऐसे ही हैं, तो जितने भी प्रकाश है ना, याद रखेंगे, प्रकाश जब निकलती है तो उसके ना कई धाराएं, कई प्रकार के कण जो है ना वो निकलते हैं, क्योंकि तरंग है। तरंग ये कण है, एक प्रकार का क्या है, कण है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, कण है। और ये क्या है, फोटोन है, फोटोन उसको कहते हैं। ये फोटोन जो है ना वो कण है, और वो कण निकलती है ऐसे बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप टॉर्च जलाते हैं ना, तो टॉर्च जब जलती है तो उसे क्या निकलते हैं, फोटोन। फोटोन जो है ना वो कण है एक प्रकार का, और वो तेजी से निकले जा रही है, तेजी से निकले जा रही है। और कितनी स्पीड से चलती है वो, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलती है। ठीक है, ये फोटोन ही प्रकाश का कण है और वही निकलती है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि प्रकाश में एक फोटोन निकलता नहीं, बहुत सारे फोटोन निकलते हैं, और यही निकलने को कहते हैं हम लोग किरण पुंज। क्या कहते हैं हम लोग, किरण पुंज। जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलती है तो उसमें जो फोटोन 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 जो निकलती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, किरण पुंज। ठीक है। और किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, आपसे एग्जाम में पूछता है किरण पुंज कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो राम लक्ष्मण भरत। नहीं नहीं, ये नहीं, गलती हो गया, राम लक्ष्मण भरत कहीं किरण होता है सर जी। इसका है नाम, याद रखिएगा, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। चलिए, तो अपसारी को समझते हैं, फिर समांतर को समझेंगे, और फिर समझेंगे हम लोग
किसको? चलिए, तो अपसारी क्या है? देखिए नाम से अपसारी माने फैलना। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। किरण पुंज का मतलब फोटोन। यानी मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, जैसे मान लीजिए टॉर्च हमने लिया, ये टॉर्च लिया, अब देखिए यहां से प्रकाश निकली ना और फैल रही ना, ये फैलने की घटना को क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी। यानी वैसा किरण पुंज, याद रखिएगा, वैसी किरण पुंज जो एक स्रोत से निकलने के बाद क्रमशः क्या होती है? फैलती जाती है। फैलती जाती है तो उसको कहेंगे हम लोग अपसारी। जैसे देखिए यहां से निकली ये किरण पुंज है, और यहां से निकलकर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ये क्रमशः क्या हो रही है? फैल रही है। फैल रही है, क्रमशः क्या हो रही है? फैल रही है। देख रहे हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, फिर क्या हो रही है? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अपसारी। कोई डाउट? अपसारी का मतलब फैलना। अब अगला हमारा समांतर किरण पुंज। समांतर का मतलब होता है बराबर बराबर। मान लीजिए किसी प्रकाश स्रोत से, मान लीजिए ऐसी कोई प्रकाश स्रोत है, इससे ऐसे निकली ये दूरियां, और हमेशा ये दूरियां क्या रहेगी? बराबर। अब जितना दूरी ले जाइएगा ये में फैलाव नहीं आएगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? समांतर कहेंगे। कोई दिक्कत? यानी दूरियां क्या होगी? बराबर बराबर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत? और तीसरा हमारा है अभिसारी। अभिसारी का अर्थ होता है सिकुड़ना, मुड़ना। अभिसारी का मतलब सिकुड़ना। जैसे मान लीजिए कोई स्रोत है और किसी स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें ऐसे आकर के जब एक ही बिंदु पर मिल गई, यहां से आई ऐसे और एक ही बिंदु पर क्या कर गई? मिल गई। ठीक है, इधर से आई और यहीं पर मिल गई, ये बिंदु पर आकर के मिल गई है। देख रहे हैं ना, सब आ रही है इधर से, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, और आने के बाद कहां मिल रही है? एक बिंदु पर मिल रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे हम लोग? सिकुड़ना, यानी अभिसारी। तो जब विभिन्न स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो अभिसारी, फैलेगी तो अपसारी, और एक रंग से चलेगी तो समांतर। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। किरण पुंज किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलती है उसमें जो फोटोन की संख्या होती है, इस प्रोटॉन एक साथ कई निकलती है, और इसको कहते हैं हम लोग किरण पुंज। और ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? अपसारी, अभिसारी और, ठीक है। चलते हैं आगे। हमारा है, देखिए प्रकाश, अभी हमने गुण पढ़ा था कि प्रकाश के मार्ग में जब अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं। भाई पारदर्शी क्या है, अपारदर्शी क्या है, हम समझे नहीं? अरे नहीं समझे तो कोई बात नहीं है ना, चलिए ना फिर से हम वीडियो पर चलते हैं। देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, याद रखेंगे। आपसे कोई पूछे ना भाई कि पारदर्शी क्या है, आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ रे पारदर्शी क्या है, तो क्या बताओगे? तो पारदर्शी वह है, पारदर्शी वह है जिससे प्रकाश आर पार कर जाती है। माने टॉर्च जलाइए, अगर प्रकाश ऊपर कर गई, चली गई, तो समझिएगा पारदर्शी। जैसे एक शीशा ले लीजिए, शीशा, कांच, घर वाला शीशा, आईना की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कांच जिसमें आर पार चीजें दिखाई देती है। जैसे बस के ड्राइवर साहब के आगे जो शीशा लगा रहता है, टॉर्च के आगे जो शीशा लगा रहता है, नहीं वो क्या है? पारदर्शी है। यानी उस पर जब प्रकाश दीजिएगा ना तो इस पार से ऊपर प्रकाश चली जाएगी, रोशनी निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? आदमी नहीं निकलेगा। अभी समझ रहे कि रोशनी हमारा नाम है तो हम निकल कैसे जाएंगे? उसमें रोशनी का मतलब प्रकाश, किरण पुंज, वो निकल जाएगी ना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। और दूसरा है पारभासी, वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश आंशिक रूप से निकलती है, हल्की हल्की निकलेगी, उसको कहते हैं पारभासी। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल साफ साफ निकलेगा तो पारदर्शी, हल्के हल्के निकलेगी तो पारभासी। जैसे एगो हमारा चश्मा देखे होंगे, पहनते हैं ना तो साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तो हम पूछे किसी किसी से, हो ऐसे हम देखते हैं तो बड़का अच्छा से दिखते हैं, और चश्मा लगा लेते हैं ना तो नहीं दिखाई पड़ता अच्छा से, कौन दूसरा लगाते हैं तो अच्छा से दिखाई पड़ता है। ना बुझाता है थोड़ा, ये पूरा शीशा घसायल ना है, पूरा देख नहीं रहा है, एकदम बैग में रख ले, कवर तो खरीदा नहीं, तो चश्मा दुई है, वो पूरा हो गया घसा गया। ये क्या हो गया? घसा गया। यानी चश्मा का जो है ना वो भाग, वो क्या हो गया? पूरा शीशा घसा गया है। तो अब स्क्रैच आ गया, तब देखते हैं ना तो साफ साफ दिखाई नहीं देता है, यानी रोशनी पूरा नहीं निकलती है। इसका मतलब हुआ घसा हुआ कांच, वो क्या है? पारभासी। अब कागज रखिए ना, कागज, तो कागज के आर पार रोशनी नहीं जाएगी, टॉर्च जलाइए नहीं जाएगी,
देखिएगा ऐसे करके आंख पर रख के कागज तो नहीं जाएगी, लेकिन उसमें तनी तेल लगा दीजिए, कड़वा तेल अच्छा से पोछ पोछ दीजिए, पूरा से पोछ के, और तब देखिए तो हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा। हाँ दिखाई पड़ेगा। सूती का कपड़ा लीजिए, मच्छरदानी का कपड़ा लीजिए, नहीं हो उसमें भी आपको हल्की हल्की दिखाई पड़ती है। तो हल्का हल्का दिखाई पड़ेगा तो क्या बोलेंगे उसको? पारभासी बोलेंगे। आ खूब खूब दिखाई पड़ेगा अच्छा से भक भक, तो क्या होगा? पारदर्शी। अब अपारदर्शी वैसे वस्तु जिससे प्रकाश नहीं जाएगी यार पर। क्या सामने फोटो टंगा हुआ है गांधी जी का, देख रहे हैं ना? हम देख रहे थे, एक मित्र आया हमारे आंखों के सामने वो रख दिया, वो कौन सी गत्ता, फोटो दिखाई पड़ेगी अब हमको? नहीं। क्यों? क्योंकि फोटो से लौटती किरणें हमारी आंखों तक जो आ रही थी, उसको रास्ते में वो क्या कर दिया? रोक दिया। नहीं, यानी कहने का मतलब ये था कि प्रकाश के मार्ग में जब अपारदर्शी वस्तु रखते हैं तब प्रकाश पार नहीं करती है। यानी जिस वस्तु को पार नहीं करती है वो हो गया अपारदर्शी, जिसको पार नहीं करेगी अपारदर्शी, और जिसको पार कर जाती है तो पारदर्शी। तो आप समझ गए होंगे पारदर्शी क्या है? तो कांच यानी शीशा पारदर्शी है। अपारदर्शी क्या है? तो जिससे प्रकाश आर पार नहीं करती है, जैसे लकड़ी है, गत्ता है, दीवाल है, ये सब क्या है? अपारदर्शी। पारभासी क्या है? तो वैसे वस्तु जिससे प्रकाश आंशिक रूप से हल्के हल्के पार करती है, जैसे तैलीय कागज, घसा हुआ कांच, नहीं ये सब क्या? मच्छरदानी, सूती का कपड़ा, ये सब क्या हमारा पारभासी है। तो आशा करते हैं यहां तक आपने समझ गया होगा कि हमें कौन कौन सी बातें परीक्षा में परिभाषिक शब्दों में पूछता है, तो हमने इस सबको क्लियर कर दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। मेन हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? प्रकाश का परावर्तन। अगर आपसे कोई पूछे, ए भैया तनी बतावा हो प्रकाश के परावर्तन केकरा कही, तब परावर्तन का मतलब पहले भी हम पढ़ चुके थे। परावर्तन का मतलब होता है लौटना। प्रकाश का मतलब, परावर्तन का मतलब कि प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर दीजिएगा ना, तो प्रकाश ना रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन होती है। इसको कहते हैं हम लोग, प्रकाश के लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। कोई दिक्कत? कोई आपसे पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या, तो आप क्या बताएंगे? प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से पड़ती है और वो लौटती है, लौटने की घटना को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। क्लियर? तो यहां पर परावर्तन को पहले हम समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है? आपतित किरण है। ये क्या? हमारी आपतित किरण है, आने वाली किरणें। ये जो आने वाली किरणें हैं इसको कहते हैं आपतित किरण, याद रखेंगे। और ये एक चिकनी सतह है, चिकनी सतह यानी दर्पण, समझिए दर्पण। दर्पण पर पड़ी शीशा पर और सीधे ये लौट गई, तो इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। आने वाली किरणें आपतित किरण, और लौटने वाली किरणें को क्या बोलते हैं हम? परावर्तित किरणें। क्लियर? और ये जो देख रहे हैं ना बीच, बीचों बीच, इसको कहते हैं हम लोग अभिलंब। क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब। क्लियर? यानी प्रकाश का परावर्तन यही है कि किसी चिकनी सतह पर जब प्रकाश पड़ती है तो वह क्या हो जाती है? लौट जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम है, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा? प्रकाश का नियम जैसे पढ़ा, उसी तरह से ना प्रकाश के भी नियम, परावर्तन के भी नियम है। तो क्या क्या नियम है? नंबर एक, पहला बात याद रखिएगा, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है। अब आपके दिमाग में आता होगा, ए सर तो अपने तो बतेबे ने कैली हमरा पहने कि आपतन कोण केकरा कह है आ परावर्तन कोण केकरा कह है। चलिए पहले इसको सीख लेते हैं, तब नियम देख लेंगे। देखिए ये जो आने वाली किरण है ना मेरे भाई, ये आपतित किरण है। ये क्या है? और ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब होता है कि 90 डिग्री के कोण वाला, 90 का कोण वाला। अगर ये रेखा है और इस पर कोई आकर के ऐसे अभिलंब कह दिया, तो इसका मतलब ये समझना 90, ये समझना 90। इसका मतलब आप यहां भी क्या समझ रहे हैं? ये भी 90 है और ये भी क्या है? 90 है। कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ रहे हैं। लेकिन इस कोण, दोनों के बीच का कोण जो देख रहे हैं, ये कोण, ये कहलाता है हमारा आपतन कोण। याद रखेंगे क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहलाते हैं? आपतन कोण। कोई डाउट? दूसरा, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण के बीच को क्या कहेंगे हम लोग? परावर्तन कोण। तो इसमें कुछ परिभाषिक शब्द याद रखिएगा। पहला तो कहेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आने वाली किरणों को कहते हैं आपतित किरण, और जहां पर यह पड़ती है प्रकाश उसको कहते हैं आपतन बिंदु। जिस जगह प्रकाश आकर के पड़ी
उस जगह क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। और वहां से जब लौटती है तो लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तित किरण। ठीक है, किसी चिकनी सतह से जब टकरा करके वो लौटती है तो लौटने को क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। और उस पर डाला गया अभिलंब, कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछे भाई आपतन कोण किसे कहते हैं, तो लिखना आपतित किरणें और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तब परावर्तित किरणें और उस पर डाला गया अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं हम लोग परावर्तन कोण। कोई दिक्कत? और याद रखेंगे प्रकाश के पहले नियम में कहता है कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं। याद रखेंगे आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होती है? बराबर होती है। कोई डाउट? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है। अब देखिए इसको हम सूचित करते हैं साइन से, याद रखिएगा साइन आई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइन आई। इसको सूचित करते हैं हम लोग साइन आर। ये आपतन कोण है, आपतन कोण को साइन आई, परावर्तन कोण को साइन आर, अर्थात साइन आई बराबर होगा साइन आर। इसका मतलब ये समझिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा। समझे? यानी आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण उतने ही होगी। कोई डाउट? आगे चले क्या? लेकिन यहां से एक क्वेश्चन हमारे मन में आता है जो आपसे पूछने का हमारा मन करता है। तो कहेगा सर पूछिए लीजिए ना, जब मन करता है आपको पूछने का। तो देखिए आपसे पूछते हैं हम कि मान लीजिए कोई आपतित किरण, कोई आपतित किरण, क्वेश्चन नंबर 1 याद रखेंगे, आपतित किरण अगर अपनी दर्पण के साथ कितना का कोण बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर? तो बताइए कि परावर्तन कोण कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई भी आपतित किरण, कोई भी आपतित किरण दर्पण के सतहों के साथ कितना का झुकाव बनाती है? 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण कितना होगा? अब बताइए कितना होगा? अब दिमाग लगाइए। अभी सर क्या बता रहे थे राकेश सर कि ये होगा 90। कितना होगा? 90 में इसको आपने कितना दे दिया? 60 दे दिया। इसको कितना मिलेगा? अब 30 मिलेगा। चलिए तो 30, अभी तुरंत बताया कि साइन आई साइन आर के बराबर है। तो अगर ये 30 तो ये कितना? 30। दैट्स ऑल, आंसर निकल गया। देखिए खोपड़िया में ऐसे लगाइएगा दिमाग। क्या ये वहां क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, ये अपना खुरपाती दिमाग से दिए हैं। ठीक है, खुरपाती दिमाग इसी को कहते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है, एक और आ रहा है क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए आपतन कोण अगर 45 हो तो बताइए परावर्तन कोण कितना होगा? 45, क्योंकि दोनों बराबर है। कितना है? अगर आपसे ऐसा पूछ दे, ए भाई बताओ कि अगर आपतित किरणें अपने दर्पण के सतहों के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही हो तो बताइए आपतन और परावर्तन कोण के योग कितना होगा? क्या पूछे? आपतित किरणें अगर अपने दर्पण के सतहों के साथ कितना का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताइए ये दोनों कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण का योग कितना होगा? कितना होगा बताएंगे? 120। बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम जानते हैं कितना का कोण बनेगा? 90 का। 90 में 30 इसको दिए तो इसको कितना देंगे अब? और ई भी कितना होगा अब? दोनों को कहता है जोड़ देने के लिए। अरे बेहुदा, ऐसा कोनो हिसाब हुआ? बुर्बक वाला हिसाब है। जब हम राकेश सर जी के यहाँ पढ़ेंगे तो इतना नहीं आएगा तो कौन सी पढ़े? राकेश सर मैथ वाला झूठुओं के नाम। एकदम क्लियर हो गया? नहीं हो गया? तो आशा करते हैं कि इस टाइप की परीक्षा में अगर कोई क्वेश्चन आपको रहेगा तब फटाफट लिखिएगा। लेकिन पूछता कैसे सो देख लीजिए। पूछेगा ऐसे, पूछेगा एकदम बिल्कुल आसान पूछता है, ए भैया बताइए समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण उस पर आपतित किरणें अभिलंब हैं तो लौटेगी कितना पर? अरे आने वाला 90 तो जाने वाला भी 90, आने वाला 30 तो जाने वाला 30, तो यहाँ आने वाला 90 तो जाने वाला भी कितना? आपतन कोण 90 तो परावर्तन कोण कितना? 90। सीधा सीधा एकदम इतना आसान पूछता है। आप तो समझ गया ना कि जहां भी ये कहेगा आपतन कोण जितना तो परावर्तन कोण उतना। क्लियर?
आशा करते हैं कि आपको 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा, जो आपसे परीक्षा में पूछता है। और आपतन कोण परावर्तन कोण क्या है ये भी क्लियर हो गया होगा। नहीं तो पहला नियम पढ़ रहे थे आप, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। परीक्षा में पूछता है बराबर, पूछेगा प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तब प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, कौन कौन? तब पहला, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होती है, यानी साइन आई बराबर साइन आर। ठीक है। दूसरा नियम है, याद रखिएगा, दूसरा नियम याद रखिएगा, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, याद रखेंगे। देखिए ये आने वाली किरणें हैं आपतित किरणें, ये लौटने वाली किरणें हैं परावर्तित किरणें, और उस पर ये जो डाला गया अभिलंब है तीनों कहाँ है? एक ही तल में है। इसी को कहते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम। तो अब क्लियर हो गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2। कौन कौन? नंबर 1, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर। और दूसरा नियम, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, उस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में। आशा करते हैं इतना तो क्लियर हो ही गया होगा हमारे ख्याल से। नहीं चलिए, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझ गए, आपतित किरण समझ गए। चलिए अब इसमें कुछ बातें हैं जो बेसिक बातें हमने बता दिया कि आपतन कोण, आपको पूछेगा आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, अभिलंब क्या है, परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, आपतन बिंदु क्या है, ये सब क्लियर हो गया ना। आपतन बिंदु पूछेगा तो क्या बताएंगे? जहां आपतित किरणें आकर के लटक जाती है, मिल जाती है, उसको कहते हैं आपतन बिंदु। आने वाले को आपतन, जाने वाले को परावर्तन। अब बीचे बीचे जो फाड़ दिया पेट को उसको कह देंगे अभिलंब। अब ऐसे मत लिख दीजिएगा बीचे बीचे पेट को जो फाड़ दिया, डॉक्टर थोड़ा ही है वो। लिखेंगे आपतित किरणें और परावर्तित किरणें के बीच वाली जो रेखाएं होती है, जो 90 के कोण पर झुकी होती है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभिलंब। लंब का मतलब 90 होता है। ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं समतल दर्पण पर बनने वाली किरण आरेख के बारे में। समतल दर्पण पर बनने वाली किरण आरेख के बारे में हम लोग देखते हैं कि भाई समतल दर्पण पर किस तरह का किरण आरेख बनता है। चलिए थोड़ा सा चलते हैं, हम लोग ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आप दर्पण देखे होंगे ना, दर्पण ऐसे, ये हमारा आईना है, ये हमारा आईना है, देख लीजिएगा इसमें हमारा फोटो भी बन रहा है ऐसे। क्लियर? इसको कोटो और बना देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए ये हमारा आईना है, इसमें जो फोटो बन रहा है, लेकिन गौर करके देखे हैं आईना में फोटो क्या बन रहा है? बिल्कुल सीधा सीधा बनता है, नहीं बनता है क्या? लेकिन कोनो कोनो ना दर्पण में जो फोटो बनता है ना, उसको हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं ना, कहते हैं। और क्या क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए कि ये जो फोटो हमारा बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक बात बताइए ना, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आप लिखेंगे किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है, इससे जो आकृति बनती है, छाया बनती है, उसको कहते हैं प्रतिबिंब। कहेगा सर हम समझे नहीं। चलिए समझिए, समझिए कि मान लीजिए एक दर्पण हमने यहाँ डाला, तो ये वस्तु का स्रोत है ना, जगह है। अब यहाँ वस्तु रखी हुई है, अब यहाँ से कोई वस्तु के प्रकाश किरणें यहाँ पहुंची है ना, तो पहुंचने के बाद ये आपको यहाँ पर, यहाँ लौटेगी या इधर लौटेगी या इधर लौटेगी, किधर तो लौटेगी ना, इधर नहीं लौटेगी, इधर लौटेगी, या तो ऊपर जाएगी नहीं तो नीचे आएगी, नहीं आएगी। जब लौटेगी तो यहाँ पर अभी दोनों में ना एक क्या बनती है? आकृति बनती है, उसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब की परिभाषा याद रखेंगे, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद, देखिए जैसे मान लीजिए ये दर्पण समझिए, ये दर्पण, यहां से आ रही प्रकाश किरणें कहां गई? दर्पण पर, और दर्पण से लौट गई, लौटी तो मुख्य अक्ष इसका, दर्पण का जो बीच का भाग है ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती या करती हुई मालूम पड़ती है, इससे जो आकृति बनेगी उसको कहेंगे हम लोग प्रतिबिंब। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब।
बिंब। कोई दिक्कत? तब प्रतिबिंब समझ गए ना? क्या लिखेंगे? किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलते, चलिए साफ साफ बना ही लेते हैं। एक दर्पण ले लेते हैं हम ऐसे, चलिए ले लिए, ये मुख्य अक्ष है। दर्पण का जो बीच का सिरा होगा ना, वो मुख्य अक्ष है। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, जो मुख्य अक्ष क्या है, तो इसको समझिए मुख्य अक्ष। क्लियर? अब मान लीजिए यहां से प्रकाश आई यहां, तो यहां से वो क्या करेगी? लौटेगी, क्योंकि पार तो करेगी नहीं। हम जानते हैं दर्पण है, आईना है, तो रोशनी मारेंगे तो ऊपर थोड़ी चली जाएगी रोशनी, वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लौट जाएगी। तो लौटेगी, तब मुख्य अक्ष के इस बिंदु पर आकर के क्या हो गई? कट गई। क्लियर? या कभी कभी कटती हुई मालूम पड़ती है, तो इससे जो आकृति बनेगी ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। इससे जो आकृति बनेगी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए तब प्रतिबिंब की परिभाषा समझ गए। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। कितने प्रकार के? दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। तब वास्तविक किसे कहते हैं समझिएगा? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद बिल्कुल मुख्य अक्ष पर मिलती है। जब मिलेगी उससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, इससे जो आकृति बनती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक प्रतिबिंब। क्लियर? और याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब ना हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? हमेशा उल्टा होता है। दूसरी, अब एक पूछता है आपसे आभासी प्रतिबिंब। आपसे क्या पूछेगा? आभासी प्रतिबिंब। तो किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ेगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है, कटती नहीं है, कटती हुई मालूम पड़ती है, इससे जो आकृति बनती है तो उसको कहते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। देखिए दोनों में अंतर थोड़ा सा है, एक में कटती है और दूसरा में कटती हुई मालूम पड़ती है। क्लियर? और आभासी हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा। तो आपसे परीक्षा में सीधे पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए। तो आप लिखेंगे किसी भी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी। परीक्षा में एक ये पूछता है, या परीक्षा में दूसरा पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। तो आप क्या करेंगे? वहां पर लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। क्या लिखेंगे ऊपर में? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में निम्न अंतर है। नंबर एक, दोनों का परिभाषा लिख दीजिए। लिखेंगे किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है, इससे जो आकृति छाया बनती है उसको कहते हैं हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है? और आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंब से आ रही प्रकाश किरणें दर्पण पर पड़ती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती हुई मालूम पड़ती है तो उसको कहते हैं हम लोग आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, जबकि काल्पनिक यानी आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक को पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो आप समझ गए कि दोनों में क्या अंतर है। पहला एक सीधा, दूसरा उल्टा। पहले वाले को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे वाले को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आशा करते हैं इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने आपको बेसिक बातें समझाने की कोशिश किया। अब हम अगले चैप्टर में यानी हमारा कल जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे किरण आ रही है ना। तब तक आप हमारे वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, जाते जाते कह देते हैं कि आप अगर वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कमेंट कर देंगे। और आप कहाँ से देख रहे थे, वो जुगनू वाला क्या नाम है आपके यहाँ, वो भी भेज देंगे और अपने जगह का नाम भेज दीजिएगा कि सर हमारे यहाँ इसको इस तरह से नाम से जाना जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।